तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुए ऑल एलीट रेसलिंग फॉरबिडन डोर पेपर व्यू का, जो कि एक कोलैबोरेशन था न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ। काफी समय से हमने ऐसा कुछ रेसलिंग में देखा नहीं था कि दो बड़ी कंपनीज एक बड़े स्केल पे आके एक इवेंट कर रही हैं जहां पे दोनों के सुपरस्टार्स एक दूसरे से लड़े। तो कुछ अलग था इस इवेंट में डेफिनेटली, और मेरी नजर जो थी आज AEW सुपरस्टार से ज्यादा न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार्स पे थी, क्योंकि भाई इतना सुना है उनके बारे में, कुछ मैचेस देखे हैं। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं न्यू जापान का कोई हार्डकोर फैन नहीं हूं जो उसको फॉलो करता है। तो एक बार ये चीज मैंने पहले भी बोली थी डायनामाइट के रिव्यू में कि अगर आप लोग न्यू जापान को फॉलो करते हैं तो ये पेपर व्यू से बढ़िया शो प्रोबेबली पूरे साल में आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा कि मुझे शो कैसा लगा। 9 मैचेस थे इसके ऊपर और डेफिनेटली डबल और नथिंग जो कि लास्ट शो था AEW का, उसके कंपैरिजन में मुझे ये शो बेटर फ्लो होता हुआ देखने को मिला। लास्ट टाइम 12 मैचेस थे शो के ऊपर, तो उसको थोड़ा कट डाउन करा गया 9 मैचेस पे, जो कि एक अच्छी बात थी। प्री शो पे कुछ मैचेस थे वो मैंने देखे नहीं है, तो वो हम कट आउट कर देंगे इस रिव्यू के अंदर। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं गाइस इस शो से, क्योंकि कुछ सरप्राइजेस देखने को मिले। इंटरिम AEW चैंपियन फाइनली क्राउन हो चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को शो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और भाई लाइक बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। तो शो स्टार्ट होता है 6 मैन टैग टीम मैच से, जहां पे क्रिस जेरिको, सैमी गेवारा और मिनोरू सुजुकी लड़ रहे थे अगेंस्ट एडी किंगस्टन, व्हीलर यूटा एंड शोटा उमिनो। ये ओपनिंग के हिसाब से एक बहुत ज्यादा अच्छा मैच था, मैं कहना चाहता हूं। और इसका क्रेडिट जितना ज्यादा इन रेसलर्स को जाता है उतना ही भाई शिकागो के क्राउड को भी जाता है, क्योंकि ये सोल्ड आउट यूनाइटेड सेंटर था। जेन्युइनली AEW ने सोल्ड आउट करा था इवेंट। 16,000 लोग थे और क्या शोर मच रहा था थ्रू आउट द इवेंट, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड थे। कुछ नया है, कुछ फ्रेश था, जो जैसा कि मैं कह रहा हूं इतने लंबे टाइम में हमको कभी देखने को मिला नहीं है। और मिनोरू सुजुकी एडी किंगस्टन की जो यहाँ पे बैटल थी रिंग के अंदर चॉप्स के साथ, वो काफी कमाल थी। क्रिस जेरिको जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे, सामने नहीं आने चाह रहे थे एडी किंगस्टन के, वो काफी बढ़िया था। और ओवरऑल जिस तरीके से शोटा उमिनो को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया शाइन होने का, कि जो लोग मेरी तरह न्यू जापान को फॉलो नहीं करते हैं उनकी नजर में भी है इन रेसलर्स के लिए अब काफी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और यहाँ पे गाइस हमको देखने को मिलता है कि जूडस इफेक्ट लगाते हैं एंड एट द एंड क्रिस जेरिको अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। शोटा उमिनो को ही उन्होंने यहाँ पे पिन करा था। लेकिन ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ ओपनर के हिसाब से दिस वाज एन एंटरटेनिंग मैच। इसके बाद बैक स्टेज भी देखने को मिला कि क्रिस जेरिको जो है वो उमिनो के ऊपर एक फायर बॉल फेंक देते हैं, तो वो काइंड ऑफ एंडिंग थी यहाँ पे, जिस तरीके से जेरिको ने डिस्ट्रॉय करा उमिनो को बैक स्टेज भी। इसके बाद गाइस एक और टैग टीम मैच देखने को मिला, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट था, 3-वे विनर टेक्स ऑल, जहां पे कंपीट कर रही थी FTR, जो कि हैं ऑब्वियसली ROH के टैग टीम चैंपियंस, दूसरी तरफ IWGP के टैग टीम चैंपियंस जेफ कॉब और ग्रेट ओखान, और साथ के साथ रोपोंगी वाइस यानी कि ट्रेंट परेटा और रॉकी रोमेरो की टीम। और विनर टेक्स ऑल का मतलब ये था कि जो टीम जीतेगी वो दोनों टाइटल्स जो है वो जीत जाएगी। और ये मैच गाइज आई थिंक वाज फैंटास्टिक, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये थी कि डैक्स हार्वुड को चोट लग गई थी मैच में और वो रिंग साइड थे भी नहीं, तो कैश व्हीलर जब लड़ रहे थे उनको किसी और टैग टीम को टैग करना पड़ा, जो कि रिस्क बढ़ाती है कि हाँ भाई हमारी टैग टीम जो है टाइटल्स हार सकती है। लेकिन मैच के बीच में अपने शोल्डर पे टेप लगा के वापस आते हैं डैक्स हार्वुड, और ऑलमोस्ट एक हाथ से यहाँ पे उन्होंने मैच लड़ा, लेकिन तब भी यहाँ पे कमाल का मैच दिया इन तीनों टैग टीम्स ने। काफी क्लोज आ गया था। आई रियली लाइक जिस तरीके से जेफ कॉब और ग्रेटो खान की टीम बनती है। उनको आई थिंक 2 टाइम IWGP चैंपियंस हैं वो, तो क्लियरली दिख रहा है कि उनकी कोऑर्डिनेशन इनसाइड द रिंग कितनी बढ़िया है। जो उनके टैग टीम मूव्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लगे। और रोपोंगी वाइस आई नो कि एक न्यू टैग टीम है जो कि उतने लेवल की नहीं है, लेकिन FTR ने भाई आज दिल जीत लिया आई थिंक सारे लोगों का, क्योंकि जो इंजरी थी डैक्स हार्वुड की, उसने एक एलिमेंट ऐड करा इस मैच के अंदर, और लोग पागलों की तरह चीयर कर रहे थे यहाँ पे FTR को। और ऑब्वियसली यहाँ पे सेंस बनती थी कि उनको इस मैच को जितवाना भी चाहिए था, तो वो जीत चुके हैं इस मैच को। और एट द एंड गाइस वो बन चुके हैं IWGP चैंपियंस, AAA टैग टीम चैंपियंस एंड ऑल्सो द ROH टैग टीम चैंपियन। तो एक ऐसा टाइटल अभी तक है जो भाई नहीं जीते हैं FTR, एंड दैट इज द रॉ एंड स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। आई एम किडिंग, लेकिन हम जानते हैं कि AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स जो हैं वो यंग बक्स के पास हैं, जो कि FTR जीत सकते हैं अभी भी। तो 4 चैंपियनशिप्स, 3 चैंपियनशिप्स एक बंदों को दी जा रही हैं भाई। FTR इज एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल टीम। आई डोंट नो कि इनको उस लेवल तक क्यों नहीं लेकर जा पाई WWE, या फिर उनकी टैग टीम डिवीजन के ऊपर क्या फोकस था, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि एक ऐसी डिवीजन में जहां पे यंग बक्स जैसी टैग टीम्स हैं, जुरासिक एक्सप्रेस हैं, उसके अंदर भी FTR बिल्कुल टॉप नॉच है। ये कमाल का मैच था एंड वी हैव सीन न्यू चैंपियंस। एक और नया चैंपियन क्राउन करने वाली थी AEW आज इस अगले मैच के अंदर, जो कि एक फेटल 4-वे मैच था।
फॉर द न्यू टाइटल विच इज AEW ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप। और यहाँ पे गाइज मैच हो रहा था मैलाकाई ब्लैक वर्सेस मीरो वर्सेस पाक एंड ऑब्वियसली क्लार्क कॉनर्स, जिन्होंने जगह ली थी यहाँ पे टोमोहिरो इशिई की, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे। तो क्लार्क कॉनर्स न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार हैं, जो आई थिंक इशिई से उनके टूर्नामेंट के फाइनल्स में हारे थे, तो बेस्ट ऑप्शन था फॉर न्यू जापान टू रिप्लेस इशिई। और यहाँ पे गाइज आई थिंक इस मैच को जिस तरीके से बुक करा गया था, लेआउट करा गया था, मतलब सारे सुपरस्टार्स पे फोकस करा गया। और एक बार फिर से जब मैच स्टार्ट हुआ तो मैं सोच रहा था कौन है क्लार्क कॉनर्स, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो आई रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज टैलेंट। ऑब्वियसली मैं अब जाके सारे क्लार्क कॉनर्स के मैच नहीं देखने वाला हूँ, मैं न्यू जापान नहीं देखने वाला हूँ, लेकिन इस मैच में पर्टिकुलरली उन्होंने मुझे काफी इंप्रेस करा। और मीरो स्पेशली, जिनको इतना डोमिनेटिंग दिखाया जा रहा था, क्लियरली ऐसा लग रहा था कि भाई इनके अलावा कोई है ही नहीं जो कि इस मैच को जीत सकता है। पाक और मैलाकाई ब्लैक दो और ऐसे कंपेटिटर्स थे जो स्ट्रांग थे, लेकिन मीरो से ज्यादा स्ट्रांग आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को दिखाया जा रहा था। लेकिन शॉक एंड में मुझे तभी लगा क्योंकि गाइस यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि पाक जीत चुके हैं द ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप, जो कि एक कमाल की बात है क्योंकि वो क्लियरली डिजर्व भी करते हैं। और इस मैच की एंडिंग काफी कमाल थी क्योंकि मीरो अपना लॉक लगा देते हैं यहाँ पे आई थिंक कॉर्नर्स के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक मिस्ट आके फेंकते हैं मैलाकाई ब्लैक और अपना ब्लैक मास फिनिशर भी लगाते हैं मीरो के ऊपर। लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब लॉक लगा के बैठे होते हैं मैलाकाई अपनी कॉर्नर्स के ऊपर, वहां से ऊपर से ब्लैक एरो लगा देते हैं यहाँ पे पाक, और उसके बाद वो अपना सबमिशन भी लगाते हैं कॉर्नर्स के ऊपर टू गेट द विक्ट्री। तो ये जो सीक्वेंस था, चारों सुपरस्टार्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे एट द एंड। ऐसा नहीं था कि दो बाहर गिरे हैं और दो ने मैच खत्म करा, इट वाज गुड। और फिर से मैं यही बोलूंगा, पाक का जो जीतने का डिसीजन था यहाँ पे, इट इज अ गुड डिसीजन। और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्योंकि एक और टाइटल ऐड हो चुका है, कितना टाइम इसको दिया जाएगा, किस तरीके से इसको एलिवेट करा जाएगा, क्योंकि अगर ये फेटल 4 वे मैच कुछ एग्जाम्पल था इस टाइटल की कैसी बुकिंग रहने वाली है, तो बहुत सारे नए सुपरस्टार्स हैं गाइस जिनको मौका मिलेगा आई थिंक टू फाइट फॉर दिस टाइटल। इसके बाद जो मैच देखने को मिला, एक तरफ थे ड्यूड्स विद एटीट्यूड्स, और ऑब्वियसली इट्स नॉट शॉन माइकल्स एंड केविन नैश लेकिन इट्स स्टिंग, डार्बी एलिन एंड शिंगो तकागी, जो कि न्यू जापान की तरफ से थे, और दूसरी तरफ था द बुलेट क्लब यानी कि द यंग बक्स एंड एल फैंटास्मो। और ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जबकि टैग टीम मैच रेसलिंग वाइज यंग बक्स एवरीवन एक फास्ट पेस्ड मैच होना था, मूव के बाद मूव के बाद मूव, ये हर बार हमको पता है, लेकिन इन सारे सुपरस्टार्स में से जिसने आज दिल भी जीता और शो भी स्टील करा, ही वाज द 63 ईयर ओल्ड स्टिंग। क्योंकि उनकी पहले एंट्रेंस होती है, कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है स्टिंग का है भाई, क्या उनको रिप्लेस करा जा रहा है। और उसके बाद जब यंग बक्स एंट्री करते हैं, आई थिंक अपने ओल्ड बुलेट क्लब के थीम सॉन्ग पे उन्होंने आज एंट्री करी, जो कि काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया था फैंस के लिए। लाइट्स ऑफ होती हैं और दिखाया जाता है कि ऊपर सबसे रैफ्टर्स में कोई स्टिंग जैसा बंदा खड़ा है या फिर स्टिंग खड़े हैं, वापस लाइट्स ऑफ होती हैं और ये जो टनल है एंट्रेंस की उसके ऊपर होते हैं स्टिंग, और वहां से एक ऊंची जगह से डाइव लगाते हैं वो यंग बक्स और फैंटास्मो के ऊपर। इट वाज अमेजिंग। और 63 इयर्स की एज में अगर स्टिंग ऐसा अभी भी कर पा रहे हैं भाई, आई डोंट नो इससे बेटर क्या है। और उसके बाद एल फैंटास्मो के साथ उन्होंने कुछ कॉमेडी मोमेंट्स भी दिखाई और रिंग के अंदर, वो काफी बढ़िया थी। और एंड में ये चीज क्लियर थी कि अगर इतना मोमेंटम इनको दिया जा रहा है तो क्लियरली इनको यहाँ पे मैच भी जितवाया जाने वाला था। शिंगो तकागी जो है मैच को जीत जाते हैं एट द एंड, ही गॉट द विक्ट्री फॉर हिज टीम। लेकिन स्टिंग को एक बार फिर से गाइस लाइमलाइट में रखा गया, पूरा यूज करा गया एंड द क्राउड रिस्पॉन्डेड टू दैट। एक काफी एंटरटेनिंग हाई लेवल का मैच था और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे रेसलिंग वाइज इसने कोई कमी यहाँ पे नहीं रखी थी। इसके बाद बात करते हैं टोनी स्टॉर्म वर्सेस थंडर रोसा की, विच वॉज फॉर द AEW वुमेन्स चैंपियनशिप। और मैं बोलना चाहता हूँ कि इस मैच ने मुझे काइंड ऑफ डिसअपॉइंट करा, क्योंकि इससे कई अच्छे मैचेस मैंने थंडर रोसा के देख रखे हैं। ये नहीं बोलूंगा कि इन दोनों ने एक बेकार मैच दिया, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये एक नेक्स्ट लेवल की फाइट दे सकते हैं, जो आई डोंट थिंक इस मैच ने दी। और आई थिंक टोनी स्टॉर्म का कहीं ना कहीं मुझे आउटसाइड चांस लग रहा था कि वो जीत सकते हैं, लेकिन थंडर रोसा को यहाँ पे टाइटल रिटेन करना इज द राइट डिसीजन। क्योंकि अगर इतनी जल्दी जल्दी चैंपियंस चेंज होते रहेंगे तो हम जानते हैं कि वो चीज़ सही नहीं रहती है और टाइटल की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इसका जो एंडिंग पार्ट था मैच का वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि थंडर रोसा पहले अपना फिनिशर लगाती हैं विच इज़ द फायर थंडर ड्राइवर, और उस पर किक आउट कर देते हैं टोनी स्टॉर्म, जो कि एक बड़ी मोमेंट थी मैच के अंदर। क्राउड को भी नहीं लग रहा था उस पॉइंट पे कि किक आउट होगा। लेकिन उसके बाद डस्टिन रोड्स, जिनको आइडलाइज करती हैं थंडर रोसा, उनका फिनिशर द फाइनल रेकनिंग लगाती है यहाँ पे टू डिफीट टोनी स्टॉर्म। मैच के बाद इन दोनों के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिलती है, जो कि क्लियरली बताता है कि ये अभी फुली एनिमीज नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टोनी स्टॉर्म हील टर्न कर सकती हैं, बिकॉज एक पॉइंट के बाद उनको टाइटल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट दिस मैच आई थिंक अंडर डिलीवर्ड, बट थंडर रोसा इज स्टिल द चैंपियन।
इसके बाद जो चीज़ देखने को मिली भाई, इसने मेरा जो मूड है यहाँ से स्टार्ट करा था क्योंकि इतना पसंद नहीं आ रहा था और बिल्कुल ऊपर तक चला गया भाई मेरा मूड जब ये मैच खत्म हुआ। फॉर द IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, विल ऑस्प्रे अगेंस्ट ऑरेंज कैसिडी। मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं ऑरेंज कैसिडी की सारी वो बातें जो मैच के स्टार्ट में हर बार हमको देखने को मिलती हैं, वो चीज़ AEW दिखाएगी ही दिखाएगी कि वो पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं ये सब। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद क्राउड चीयर कर रहा है, काफ़ी स्लो ये मैच चला। विल ऑस्प्रे जो है वो आराम से डोमिनेट कर रहे थे ऑरेंज कैसिडी को, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब इस मैच ने एक्चुअली में पेस पकड़ा तो भाई तबाही मचा दी बिल्कुल। इतने सारे क्लोज किक आउट थे यहाँ पे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि विल ऑस्प्रे जबकि IWGP चैंपियन है, उनके पास टाइटल नहीं था जो वो कैरी कर रहे थे, वो कोई और टाइटल है। लेकिन एक्चुअल जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है वो जूस रॉबिन्सन लेके बैठे हुए थे ऊपर स्टेडियम के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड करने से मना कर दिया था। स्टोरी लाइन में उनको स्ट्रिप कर दिया गया था और वेकेंट टाइटल फिर जीत गए थे विल ऑस्प्रे। लेकिन जूस रॉबिन्सन उस विक्ट्री को मानते नहीं है और अभी भी टाइटल लेके घूम रहे हैं। तो वो न्यू जापान की स्टोरी लाइन है, मैंने सोचा आपको तब भी थोड़ी क्लैरिटी दे देनी चाहिए। लेकिन गाइज यहाँ पे इन किक आउट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक बीच ब्रेक लगाते हैं ऑरेंज कैसिडी, जिसपे अनबिलीवेबली क्लोज किक आउट था विल ऑस्प्रे का। उसके बाद ऑस कटर लगाया, उस पर किक आउट करा यहाँ पे कैसिडी ने। अब स्टॉर्म ब्रेकर एक फिनिशर है यहाँ पे विल ऑस्प्रे का, और वो देने की जब कोशिश करते हैं हरिकेन राना में, उसको कन्वर्ट करा ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पे। और हिडन ब्लेड जो कि दी बेस्ट फिनिशर है विल ऑस्प्रे के पास अपने पूरे स्किल्स में, यहाँ पे उन्होंने वो लगाया एंड कैसिडी स्टिल किक्ड आउट। मतलब रिएक्शन देखने वाला था क्राउड का भी और यहाँ पे विल ऑस्प्रे का भी कि कैसे आखिर कैसिडी यहाँ पे किक आउट कर सकता है। लेकिन एट द एंड फाइनली यहाँ पे वो लगाते हैं अपना स्टॉर्म ब्रेकर फिनिशर एंड ही वॉन द मैच, ही डिफीटेड ऑरेंज कैसिडी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि विल ऑस्प्रे इज फैंटास्टिक। मतलब अगर पूरे आज के शो में मुझे एक ऐसा न्यू जापान का रेसलर पकड़ना हो जो मैं कहूँ भाई कमाल कर दिया, मतलब क्या है ये बंदा, इट इज विल ऑस्प्रे। मतलब मैं फ्यूचर में WWE के अंदर विल ऑस्प्रे को क्लियरली देख सकता हूँ। ये बंदा इतना फास्ट है, हार्ड हिटिंग है, सारे इसके मूव्स है। इट इज लाइक अ यंग वर्जन ऑफ केनी ओमेगा, जबकि केनी ओमेगा अभी खुद इतने यंग है। तो भाई आई डोंट नो कि क्या इस बंदे की पोटेंशियल है। जिम रॉस ने भी कमेंट्री पे बोला कि अगर ये इंजरीज अवॉइड कर सकता है, नेगेटिविटी अवॉइड कर सकता है, ही इज गोइंग टू बिकम अ बिग स्टार एंड ही इज नॉट इवन जापानीज, ही इज इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है कि WWE इसको ज्यादा पुश नहीं करेगी अगर ये कंपनी के अंदर आता है। आई होप कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, मे बी विल ऑस्प्रे में और भी बड़ी लीग्स में देखने को मिलेंगे, दैट आई होप। लेकिन इस मैच के बाद गाइस एक सरप्राइज था जो कि न्यू जापान के हार्डकोर फैंस के लिए एक होली शिट मोमेंट थी, क्योंकि बहुत बड़ी इसको पॉप मिली। बाहर आते हैं कात्सुयोरी शिबाटा, ही इज 42 ईयर्स ओल्ड और ये लग रहे हैं टेकन के लॉ कैरेक्टर की तरह, जिस तरीके से इनकी फिजिक थी, कमाल की फिजिक। इन्होंने आके पूरे यूनाइटेड एम्पायर को भाई रिंग से बाहर फेंक दिया उठा के, और ऑरेंज कैसिडी अपना चश्मा यहाँ पे शिबाटा को दे देते हैं। तो कूल मोमेंट थी एट द एंड। विल ऑस्प्रे काफी शॉक थे, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि शिबाटा उनके अगले अपोनेंट होंगे न्यू जापान के अंदर। तो जो फैंस हैं न्यू जापान के, दे शुड बी एक्साइटेड फॉर दिस फ्यूड। पर जो फिजिक थी भाई यहाँ पे शिबाटा की, वो काफी मुझे इंप्रेसिव लगी है। इसके बाद गाइस AEW आज हमको एक बड़ा सरप्राइज भी देने वाली थी, विच वॉज द ब्रायन डैनियल्सन रिप्लेसमेंट, कि कौन लड़ने वाला है यहाँ पे जैक सेबर जूनियर से। काफी सारे रूमर्स ऑलरेडी आ रहे थे और वो बातें बिल्कुल सच निकली हैं, क्योंकि आ गए हैं AEW में फाइनली सेजारो, यस। और उनका जो नाम है वो रखा गया है क्लॉडियो कास्टिन्योली, या फिर जो उनका एक्चुअल नाम है रियल लाइफ में, उसी तरीके से उनको बुलाया जा रहा है। और क्या कमाल की पॉप उनको मिली, जबकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेजारो वहां पे आएंगे। भाई क्लॉडियो नाम का ये बंदा सही, लेकिन जब वो आया इट वॉज अ ह्यूज पॉप और लोग इसको मतलब काफी देर तक चीयर कर रहे थे। और जो मैच देखने को मिला जैक सेबर जूनियर के साथ, वो बिल्कुल ऑपोजिट था विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैसिडी के मैच के। स्लो जरूर था बट इट वॉज टेक्निकल ब्रिलियंस। यहाँ पे एक मोमेंट देखने को मिलती है जब सेजारो, उनको अभी मैं सेजारो ही बोलूंगा, क्लॉडियो नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ईजी है, लेकिन वो अपने स्टील स्टेप्स के ऊपर चढ़ जाते हैं एक हाथ पर पकड़ के यहाँ पे जैक सेबर जूनियर को। अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई पूरे मैच में क्लॉडियो ने या सेजारो ने। वो अपना स्विंग भी करते हैं, उनको बाइसेप में इंजरी थी, ऐसा मैच के अंदर दिखाया जा रहा था। लेकिन जितनी तारीफ मैं जैक सेबर जूनियर की भी करूं उतनी कम है, क्योंकि ऐसे ऐसे वो रिवर्सल्स लगा रहे थे जो देख के पता लग रहा था कि कितने मुश्किल हैं एग्जीक्यूट करने, अगर हम टेक्निकल रेसलिंग की बात करें।
तो ये मैच ओवरऑल भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी बढ़िया मैच था। और ऑब्वियसली अगर सिजारो AEW के अंदर डेब्यू कर रहे हैं, वो अपना पहला मैच हार नहीं सकते हैं। क्रेडिट्स गो टू बोथ दीज गाइस जिन्होंने इस मैच को पुटअप करा। एंड आई थिंक गाइस, क्योंकि अब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का पार्ट हो गए हैं सिजारो, वो ब्लड एंड गट्स का भी मेंबर है और वो उस मैच में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत मजा आएगा देखने में। उनका रोल खत्म नहीं हुआ है शो में, उसके बारे में अभी बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये फेटल 4-वे मैच फॉर द IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्या ये स्टार्स भरे हुए हैं इसके अंदर। जे वाइट, एडम कोल, हैंगमैन एडम पेज एंड काजुचिका ओकाडा। भाई मतलब देख के रिंग में गूज बम्स आ जाए, ऐसा है मैच था। और मैंने आपको ये डायनामाइट पे बोला था कि ये मैच वो है विच कैन बी वर्ल्ड क्लास, 7 स्टार्स जिसको डेम मेल्जर दें। क्या ऐसा हुआ? नो। और इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि जब अनाउंसमेंट्स भी हुई यहाँ पे जापानीज में भी हो रही थी और इंग्लिश में भी, वो काफ़ी कूल लग रहा था कि भाई दिखाया जा रहा है कि न्यू जापान का कल्चर यहाँ पे है। लेकिन ये मैच ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम एडम कोल और जे वाइट टैग टीम की तरह काम कर रहे थे, लेकिन जब फाइनली एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं, आई थिंक एक पॉइंट था जहां एडम कोल को इंजरी हो गई थी। आई डोंट नो वो एक कंकशन है या फिर क्या, लेकिन इसकी एंड बहुत ज्यादा वियर्ड था। मैच एकदम पेस पिकअप कर रहा था, काफी अच्छा हो रहा था। फिनिशर्स के बाद फिनिशर, चारों बंदे नीचे गिरे हुए हैं, होली शिट दिस इज ऑसम की चैंट्स हो रही हैं, और वो पीक पॉइंट आने वाला था जब मैच एकदम से एंड हो गया, और उसकी वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हूं। लेकिन एक बात अच्छी है कि एडम कोल अपने पैरों पे चल के गए। तो फिनिश इसका काइंड ऑफ ऐसे था गाइस कि रेन मेकर लगाएंगे ओकाडा अपना फिनिशर ऑन एडम कोल, और जे वाइट पिन को स्टील करके मैच जीत जाएंगे। लेकिन एडम कोल वहां पे नीचे ही गिर गए, उनको फिनिशर नहीं लगा। उसके बाद जे वाइट रिंग में आए, उन्होंने अपना ब्लेड रनर फिनिशर लगाया ओकाडा के ऊपर, बट पिन उन्होंने एडम कोल को करा, जिन्होंने किकआउट भी नहीं किया और उन पर कोई फिनिशर भी नहीं लगा था। तो काफी वियर्ड एंडिंग थी। आई डोंट थिंक गाइस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे जे वाइट ओकाडा को पिन करने वाले थे, क्योंकि उनकी स्टोरी आगे न्यू जापान में कंटिन्यू होगी। एडम कोल को पिन लेना था, लेकिन डेफिनेटली ये मैच वैसे एंड नहीं हुआ जैसे कि AEW ने प्लान किया था, वो क्लियर था। और देखने को भी मिला कि कैसे डॉक्टर्स आते हैं बाहर और एडम कोल को वहां पे चेक कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये मैच डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक था ये पेस में, ये बिल्कुल उस 5 स्टार मैच की तरफ जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली गाइस इसकी वो एंडिंग नहीं हो पाई। और फाइनली बात करते हैं शो के मेन इवेंट की फॉर द इंटरिम AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो भी ये जीतेगा वो अभी तो चैंपियन है, लेकिन बाद में उसको लड़ना पड़ेगा CM पंक से, जॉन मॉक्सली अगेंस्ट हिरोशी तानाहाशी। ये गाइस एक इस लेवल का मैच है कि हम कह सकते हैं इससे बड़ा कुछ काइंड ऑफ न्यू जापान एक्स AEW के अंदर अभी ऑफर हमको नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे इन दोनों ने उस चीज के ऊपर डिलीवर करा। मॉक्सली और तानाहाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल मैच था। मुझे ऑब्वियसली पता था कि मॉक्सली जीतने वाले हैं, तानाहाशी इंटरिम AEW चैंपियन क्यों बनेंगे। तो वो काइंड ऑफ जो था मैच प्रेडिक्टेबल होने की वजह से शायद लोगों का इंटरेस्ट कम था। लेकिन इसमें काफी ज्यादा चैंट्स हो रही थी, बीच में स्लो हो जाता है, लेकिन फाइनली इसने पेस पिकअप करा जब मॉक्सली का खून निकला। और उसके बाद भी जबकि तानाहाशी ने काफी ज्यादा अटैक किया मॉक्सली के ऊपर, एट द एंड काइंड ऑफ वन साइडेड मैच था, क्योंकि मॉक्सली यहाँ पे जो है काफी बार क्लोज आ गए थे। 9 पे अंदर आए रिंग में यहाँ पे तानाहाशी, उसके बाद वो अपना स्लीपर होल लगाते हैं, क्रॉस आर्म बार लगाते हैं, ऑलमोस्ट पास आउट कर देते हैं तानाहाशी को। बट एट द एंड 2 पैराडाइम शिफ्ट लगाई एंड ही हैज पिन्ड हिरोशी तानाहाशी, एंड जॉन मॉक्सली गाइस इज द न्यू इंटरिम ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियन। मैच के बाद वो हाथ मिलाते हैं यहाँ पे तानाहाशी का, लेकिन जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी बाहर आती है, पूरा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक दूसरे से ब्रॉल इनकी स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली सिजारो आते हैं बाहर और वो अटैक करते हैं सबको और बाहर भगा देते हैं। और काफी बड़ा जो स्विंग है उन्होंने लगाया यहाँ पे 2.0 के मेंबर के ऊपर। तो आई थिंक कि ओवरऑल इस शो की एंडिंग क्लियरली दिखा रही है कि वेडनेसडे का जो ब्लड एंड गट्स मैच है वो मस्ट वॉच है, वो मिस नहीं कोई कर सकता है। और गाइज इस तरीके से शो खत्म हुआ। आई थिंक अगर मुझे कुछ मैचेस पिक करने हो जो कि बहुत अच्छे थे, विल ऑस्प्रे वर्सेस ऑरेंज कैसिडी, और जो स्टिंग वाला मैच देखने को मिला अगेंस्ट द बुलेट क्लब, और आई थिंक गाइज जो ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप मैच था, ये तीनों मैच स्टैंड आउट करे। जो को मेन इवेंट था वो अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं हो पाया जैसे प्लान था, एंड द मेन इवेंट वाज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो ये नहीं कहूंगा मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ऊपर था। तो गाइज ये था आपका आज का फॉरबिडन डोर AEW एक्स न्यू जापान प्रो रेसलिंग का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।